हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के सभी मेरे टैलेंटेड बच्चों, और आज जैसे कि हम विज्ञान का पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पूरा ही चैप्टर में आपके सामने बहुत ही अच्छे वे में अच्छी ट्रिक से आपको समझा देता हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें और कोई आपको ऐसा हार्ड नहीं लगे, कोई इसमें कोई आपको परेशानी ना हो। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ और एक बार पूरा इसका क्विक रिवीजन कैसे करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन, और टाइटल भी है इसका जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सभी का क्विक रिवीजन आपके सामने दे रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह से देखें, बार बार इस वीडियो को देखें, सुने, तो मेरे को डेफिनेटली ऐसा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सिंपल वे से हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से व्यक्त करेंगे कि जब दो पदार्थ यदि आपस में मिलते हैं, यदि दो पदार्थ यदि आपस में मिलते हैं और उनसे एक पदार्थ यदि बन जाता है, एक कोई नया पदार्थ अगर बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है? अब रासायनिक समीकरण की अगर बात करें अपन, तो हम रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारी, उसको प्रतीक और सूत्रों से यदि हम व्यक्त करते हैं, तब हमें जो भी रूप प्राप्त होता है उस रूप को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण के बाद अगला जो स्टेप आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर बात करें, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ओके, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या यदि समान है किसी समीकरण में, तो वो समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अब अगला जो पॉइंट इसमें आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण की हमको आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके परिपालन के लिए इसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें थोड़ा आगे, हमारे जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है पहले चैप्टर में, उसमें अपन सब देखते हैं। पूरा ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, क्विक आपका रिवीजन है एक तरह से ये। अब पहला जैसे कि पहला जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दो पदार्थ मिलकर यदि एक पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से यदि कोई पूछे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको क्या करना है कि एक पदार्थ, एक बड़ा पदार्थ टूट के दो पदार्थ बना रहा है, सिंपल पदार्थ बना रहा है, सरल पदार्थ बना रहा है, तो इसको बोलते हैं वियोजन। आगे अगर और चले अपन, उसके बाद आपका नंबर आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, अवशोषित की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी आपकी 4 हो गई। अब बात करते हैं अपन विस्थापन की। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को स्थान से हटा देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। इसको बोलते हैं विस्थापन। तो अगर टोटल अपन बोलना चाहें ओवरऑल इसको, तो अपन बोलेंगे कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ओके, अगला आता है हमारा द्विविस्थापन। तो इसमें हमारे जो अभिकारक होते हैं उनमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऐसी रिएक्शन, ऐसा उसको अभिक्रिया हम क्या कहेंगे? हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही अवक्षेप बनता है। तो अगला क्वेश्चन एक और बन सकता है आपका कि अवक्षेपण किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं उसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या उपचयन क्या है, तो ऑक्सीजन का योग, किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे उपचयन हो रहा है। इसी तरह से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे यहाँ अपचयन हो रहा है। ओके, ये हो गया। एक और टर्म आता है आपके सामने कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है?
अब रेडॉक्स अभिक्रिया को करने की आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यदि आप ऑक्सीकरण अपचयन याद है तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपको इजी वे में याद हो जाएगी। ऑक्सीकरण और अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे थोड़ा और चले अपन। अब आपकी बारी आती है, जैसे कि हमने कहा एक संचरण बताया था मैंने आपको। संचरण क्या होता है? तो संचरण में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कोई भी धातु अपनी, आपने देखा होगा प्रकृति में भी आपने देखा जैसे लोहा धीरे धीरे सड़ता है संचरण होता है, तो अपन बोलेंगे कि कोई भी धातु का धीरे धीरे वायु और नमी की उपस्थिति में नष्ट होना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। यदि अगर इसके अपन उदाहरण की बात करें बच्चों, तो इसमें उदाहरण आएगा जंग का लगना। अगला जो पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आपके उसमें फर्स्ट यूनिट में बनता है कि लोहे को पेंट क्यों किया जाता है? तो सिंपल वे में आंसर, संचरण को रोकने के लिए। अगला जो आता है इसमें टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकृत गंधिता क्या होती? तो मैं आपको बताता हूं बेटा, कोई भी अगर पदार्थ है यदि उसका वायु में उसको खुला रख देते हैं, यदि उसकी गंध और उसकी कह सकते हैं उसका स्वाद अगर बिगड़ जाता है तो उसको बोलते हैं विकृत गंधित। उसको क्या बोलेंगे? विकृत गंधित। मैं बोलूं विकृत गंधि क्या है? तो आप बोलेंगे सर कोई भी पदार्थ है उसका यदि स्वाद बिगड़ गया है, ठीक है, उसकी गंध बिगड़ गई है, तो इसको बोलते हैं विकृत गंधि। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विकृत गंधिता। एक प्रश्न आपका इसमें आता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित करके उनकी प्लास्टिक में पैकिंग की जाती है, ऐसा क्यों? जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो कम क्रियाशील होती है, वो उपचय को रोकती है। इसी वजह से हम जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खासकर तेलीय पदार्थ हैं, उनको पैकिंग से पहले हम नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विकृत गंधिता जो होती है वो उपचय के कारण होती है, और उसको यदि कोई भी रोकेगा, जैसे नाइट्रोजन से उसको इफेक्ट करेंगे अपन, तो नाइट्रोजन उपचय की प्रक्रिया को रोकेगी। ओके, अगला जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आता है और आपका शोषण का था कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपन जो भी भोजन खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो शोषण की क्रिया में क्या होता है, जब भोजन हम अंदर लेंगे तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण की वजह से ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए हम शोषण को क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, अगर ओवरऑल देखें इसमें तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, और वो मैग्नीशियम की और हमारे ऑक्सीजन की क्रिया में बाधक बनती है। इसलिए हमारे मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले उसको क्लीन किया जाता है, रगड़ा जाता है, क्यों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। ओके बच्चों, मैंने क्विक रिवीजन किया आपके लिए, और आप इसको बार बार इस वीडियो को देखें और इसका मेमोराइज करें बार बार। फिर आप जब टुमारो आप स्कूल आएंगे तो मैं आपसे सबसे ये पूछूंगा, ओके?